Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing ARK 9 dear all. Of course, accounting for corporate restructuring. दो पार्ट में क्लास कंप्लीट कर देंगे. सिंपल सा चैप्टर है, याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, फटाफट से याद हो जाएगा. और लगभग हर बार ऐसा रहा है कि यहाँ से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है. देखो ऑप्शन में मिल जाएगा तो इजी चैप्टर है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों छोड़ के आओगे. ऑलराइट, फटाफट सीखते हैं. देखो पहले तो एक बेसिक बात फटाफट से रिकैप करा दूं जो चैप्टर इंट्रोडक्शन में कही गई है, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा. देखिए हम इस बुक में बार बार समझ रहे भैया कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. ऑलराइट, तो यहां पर अगर हम कहें कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में होता क्या है भाई, अब तक इस बुक में बार यही पढ़ा है, लेकिन एक बार रिकैप करवा रहा हूं फटाफट से. ठीक है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? एक प्रोसेस है, कहता है बाय विच लीगल, ओनरशिप, ऑपरेशनल और अदर स्ट्रक्चर of a company is recognized to make more profitable and more agile. क्या कह रहे हैं? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग क्या एक प्रोसेस है. देखो मैं अभी भी उम्मीद करके ये चल रहा हूं कि तुम लोग लगातार क्लास देख रहे हो, इसका बारे में बहुत डिटेल में चैप्टर 1 में मैंने अच्छे से समझा रखा है, बट यहाँ चैप्टर का इंट्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं इस बात को ना, और आपको याद हो जाएगा, वापस से रिकैप हो जाएगा. तो क्या कर रहा है? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग क्या सिंपल एक प्रोसेस है भाई, जिसके अंदर होना क्या है, जिसके थ्रू लीगल, ऑनरशिप, ऑपरेशनल, लीगल, भैया सुनो ना, ध्यान से बोलना है मेरे साथ में, लीगल, ऑनरशिप, ऑपरेशन, अदर स्ट्रक्चर. किस चीज का भैया? कंपनी का ही तो करेंगे ना. ऑफ अ कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड टू मेक, ताकि क्या बन सके? मोर प्रॉफिटेबल एंड मोर एजाइल टू मीट द कंपटीशन एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स. कंपनी ए, कंपनी बी आपस में अमलगमेट हो गए या मर्ज हो गए. क्यों हो गए? क्योंकि दे वांट टू डिफीट कॉम्पिटिटर्स, दे वांट टू इंप्रूव देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, दे वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल, they want to take the benefit of access to to approach more customers or increase the market. They want to increase their fundings level. There are number of benefits of corporate structuring, so we need to revise this definition. It's very important. Corporate structuring is a process by which, बोलो ना, corporate structuring is a process by which, याद करवा के छोड़ूंगा, देखो मेरा मेन पर्पस है, याद करवा के छोड़ूंगा एक एक बात, इसलिए ध्यान से बोलो मेरे साथ. Corporate structuring is a process by which legal, ownership, और बोलो क्या होगा, operational और other structure of a company is recognized to make more profitable and more agile to meet the competition, बोलो ना, to meet the competition and operational requirements. One more time, एक बार बोलेंगे भी याद करोगे हमको. Corporate structuring is a process by which, बोलो ना, corporate structuring is a process by which क्या होगा, legal, ownership, operational, other structure of a company is recognized to make more profitable, more agile to meet the competition and operational requirements. इसके लॉजिक क्या है? कहते हैं सर रीजन क्या हो सकते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए? रिस्ट्रक्चरिंग का रीजन बाय आउट हो सकता है, बैंकरप्सी भी होता है, पढ़ाई है आप CR2 में, जी हाँ CR2 में पढ़ रहे होंगे, डीमर्जर हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है. इन सब पर पूरा डिटेल क्लास अच्छे से सबको समझा दिया गया है. कोई अचानक से बच्चा देख रहा है, उसको ये क्लासेस नहीं पता लग रही हैं या नहीं मिल पाएंगे, तो भाई रिक्वेस्ट भेजिएगा नाके 9 के व्हाट्सएप पर, वी विल प्रोवाइड यू. ऑलराइट, और याद रखिएगा जून टाइम के लिए सेशंस आप देख सकते हैं, उसके बाद ही सारे चार्जेबल है. ऑलराइट, तो ये वाला सेशन आराम से देखिएगा. आइए, आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर होगा, तो एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात का. अब देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है टैक्स एस्पेक्ट्स एंड स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अमलगमेशन एंड मोड. अभी हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ना, तो हमें दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो समझ में आने चाहिए. अकाउंटिंग फॉर CR के लिए हमें पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जो कि बेसिकली बात करता है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन. और अमलगमेशन में भी हम दो कैटेगराइज बना दिए, जिसमें हमने बोला अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर है या इन द नेचर ऑफ परचेज. अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, बहुत सिंपल है, तुम ध्यान सुनना बस. या फिर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा. क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा वो समझाएंगे अभी. कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो उसको मानेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो गया, या अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तो उसे हम बोलेंगे अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज. सिंपल बात है. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हम अप्लाई करेंगे. वहीं दूसरी एस्पेक्ट हमारी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन. क्या कह रहे हैं? बिजनेस कॉम्बिनेशन. ध्यान से सुनते जाना.
बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इट इज फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन नॉट फॉर एन एसेट्स कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से एग्जाम में ध्यान रखा करो जब आप पढ़ रहे हो। और याद रखो टेस्ट सीरीज के अंदर तो ऐसी चीजों से मैं आपको और हेल्प कर रहा हूं, तो टेस्ट सीरीज मिस मत करो। क्लास देख लिया लेकिन टेस्ट नहीं किया तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है, ये बात समझना। टेस्ट सीरीज से पता लगेगा आप कितना सीख रहे हो। ऑलराइट, ध्यान से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब हम बोल रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए है। किसके लिए? बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए। याद पहले कर लो फिर समझना, पहले याद तो कर लो अच्छे से। तो 103 हम लगा रहे हैं सर बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए। ये कह रहा है बिजनेस कॉम्बिनेशन देखने जाएगा, एसेट्स नहीं। पता लगा जी एसेट्स और लायबिलिटीज तो हो रही हैं यहाँ पर ट्रांसफर, पर बिजनेस नहीं है। बात पकड़ में आ रहा है, बिजनेस नहीं है, सिर्फ एसेट्स ट्रांसफर हुई है, एसेट्स या लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रही है, ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन में हो रही है। तो ऐसे में बिजनेस अगर नहीं है तो यहाँ पर 103 नहीं लग रहा है। अब देखो क्या कह दिया, कहता है कहां ये अप्लाई नहीं होगा। अब इन बातों को ध्यान रखना है, केस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखेंगे इस बात का। तुम्हें पता है कि एक बात रियलिटी बता रहा हूं, ध्यान सुनना। क्वेश्चंस तुमको है ना, मैंने कुछ बच्चों को ऑब्जर्व किया है, सबके साथ नहीं होगा ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, बट कुछ के साथ है कि 3-4 लाइन में पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन क्या आता है, हड़बड़ाहट और एंजाइटी और यू नो व्हाट, सारी घबराहट वहीं शुरू हो जाती है। भाई समझिएगा, आप जब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ नहीं होता। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत ईजी है। इसलिए कहता हूं कि जिन लोगों को, जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, समझ रहा है, साथ साथ टेस्ट सीरीज कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, उसे प्रॉब्लम नहीं आना है। आइए, तो कहता है जवाब हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 कहां अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन हम कहां अप्लाई नहीं करेंगे। कहता है जी अगर जेवी हो रहा है, अगर फॉर्मेशन ऑफ जेवी हो रहा है, ऑफ कोर्स 103 अप्लाई नहीं होना है। या एक्विजिशन ऑफ एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट्स नॉट क्रिएट बिजनेस। बिजनेस आपने यहाँ पर देखो सुनो, बिजनेस एक्वायर नहीं किया है, आपने एसेट्स एक्वायर करी है या फिर आपने यहाँ पर ग्रुप ऑफ एसेट्स एक्वायर कर ली, तो ऐसे केसेस में भी आप और वो बिजनेस क्रिएट नहीं कर रहा, एसेट्स तो आई पर बिजनेस क्रिएट नहीं कर रहा है, तो उसको भी हम 103 नहीं लगाएंगे। अकाउंटिंग फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल। अब कंपनी ए मान लो, कंपनी बी, एग्जाम्पल देने समझा रहे हैं एक बार के लिए, ठीक है, दोनों में मर्ज हुआ मान लो, सपोज करो, ठीक है, और दोनों ही कॉमन कंट्रोल्स हो रही हैं, मतलब एक्स से ही कंट्रोल हो रही हैं, मतलब सेम यहां पर ए बी सी मान लो, यहां पर भी ए बी एंड सी, सपोज करो एक बार के लिए, सेम पैटर्न है यहां पर शेयर होल्डर्स का दोनों में, ठीक है, दोनों केसेस में, मतलब ए बी सी इसे भी कंट्रोल कर रहे हैं, बी को भी, और सी को भी, ए को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहां पर ए बी सी जो ग्रुप है वो सेम है। ऑलराइट, जो कॉमन कंट्रोल अगर हो रहा है और उन अकाउंटिंग आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो एंटिटीज की, ए और बी को मिला रहे हैं, आप अलग अलग कंपनीज को मिला रहे हैं, और दोनों ही कंपनीज में मान लीजिएगा सेम शेयर होल्डर्स है, सेम कंट्रोल है, तो वहां पर भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, तो 3 बातें याद हुआ, 103 हमारा कहां अप्लाई नहीं होगा। अब आज का क्लास में हमारा मेन टारगेट रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 और उसका पोस्टमार्टम करके रख देंगे, याद करा देंगे अच्छे से। ऑलराइट, तो ध्यान से देखते रहेगा। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, जैसे मैंने बताया यहाँ पर 2 ट्रीटमेंट होंगे, मतलब डिफरेंट हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जब हम बात करेंगे अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर, तो डिफरेंट बात करेगा, और अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज। ऑलराइट, ये पैराग्राफ वाला बात इसलिए कहा क्योंकि अगर आपने यहाँ ये पढ़ लिया, ये समझ लिया, तो ये बात खत्म हो गया। तो आई जस्ट सिंपली सजेस्ट, अगर इसे आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो एक बार रीड कर लें, ठीक है। ये बात एक्सेप्शन वाला भी हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। अब बात करते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। आइए, टाइप ऑफ अमलगमेशन। अगर हम देखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 2 कैटेगरी उसने रखी हैं, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो 5 कंडीशन दे रहा है, अगर ये पूरी आप कर देते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 5 कंडीशंस पूरी कर देते हो, अभी याद हो जाएगा 5 मिनट के अंदर, चाहे नोट कर लें टाइम, 5 मिनट में याद हो जाएगा। ये 5 कंडीशन अगर पूरी हो गई तो इसे मान लेंगे हम इन द नेचर ऑफ मर्जर। मर्ज हो गई, कंपनी ए और कंपनी बी आपस में मर्ज हो गई है, इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कह रहा है जी हाँ, मर्ज हो गया। मर्ज हो गया कब? 5 कंडीशन पूरा हो होगा। पहला कंडीशन आइए फटाक से देखते हैं। पहला है ऑल एसेट्स और लायबिलिटीज। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसका? ट्रांसफरर कंपनी का। किसका बन जाएगा आफ्टर अमलगमेशन? ट्रांसफरी कंपनी का। पहला बात तो बोला पहले, तो सबसे पहले चेक करेंगे कंपनी ए मान लो एक ट्रांसफर कंपनी है और कंपनी बी ट्रांसफरी है, तो कंपनी ए के सारी की सारी एसेट्स, ऑल एसेट्स वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, याद रखना, ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी आफ्टर अमलगमेशन बिकम्स द, किसकी हो जाएंगी? ट्रांसफरी कंपनी की।
shareholders holding not less than 90% of face value of equity shares of the transfer company become the shareholder of the transferee company by virtue of the amalgamation. लेकिन अगर कोई पहले से होल्डिंग की हुई है भाई, उसे एक्सक्लूड कर दीजिएगा, फिर 90% कैलकुलेट करेंगे. इसका क्वेश्चन भी बहुत सिंपल से नीचे दे रखा है, ये जरूर जरूर रीड करना, सॉल्व करना, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है. ठीक है, क्या कहने का मतलब है, सपोज इस केस में ये बता रखा है कि मान लो कंपनी ए है, ठीक है, और कंपनी बी है. अब यहां पे ध्यान सुनना, बी हो गई हमारी ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, और ये हो गई ट्रांसफरर कंपनी. अब अगर बी कंपनी इनके पास है जो शेयर होल्डर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, लेट्स एग्जांपल 2% ऑलरेडी है, तो उस कैटेगरी को हम एक्सक्लूड करने के बाद में हम कह रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सक्लूड करने के बाद में, आओ फिर वो बात हम समझेंगे, पहले यहाँ ध्यान देते हैं. तो all assets and all liabilities of transfer company becomes the transferee company. याद रहेगा, सिंपल सा. फिर कहता है शेयर होल्डर कितना कह रहा है, कम से कम नॉट लेस देन 90%, और यहाँ पे एग्जाम में भी याद रखना फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, और वो भी कौन से हैं, इक्विटी शेयर्स. याद रखेगा क्या कह रहे हैं, शेयर होल्डर्स नॉट लेस देन 90% एंड फेस वैल्यू, और कौन सा शेयर बोल रहा है, इक्विटी शेयर्स और ट्रांसफरर कंपनी आ जाओ, तुम्हारा शेयर होल्डर लोग आ जाओ, हमारा शेयर होल्डर बन जाओ. किसका बन जाओ, ट्रांसफरी कंपनी का. दूसरा कंडीशन याद हुआ. तीसरा, कंसिडरेशन फॉर अमलगमेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी who agrees to become the equity shareholder of the transferee company is discharged by the transferee company wholly by issue of equity shares in the transferee company except as a cash. तो दो इंपॉर्टेंट बात सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन अगर बाई चांस कंसिडरेशन में दे दे कि डिबेंचर भी इशू कर दिया है, डिबेंचर को काउंट मत करना कंसिडरेशन में. फिर सुन लो, यहाँ पे साफ साफ लैंग्वेज में क्या लिखा है कि या तो होली इक्विटी शेयर्स होना चाहिए, और अगर कोई फ्रैक्शन आ गया, भाई पेमेंट कर रहे हैं, फ्रैक्शन आ गया, मान लीजिए कैलकुलेशन किया और कंसिडरेशन पे कर रहे हैं हम लोग, कंसिडरेशन में फ्रैक्शन आ गया, फॉर एग्जांपल एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमने कैलकुलेट किया. एक छोटी सी बात बता रहे हैं, ऐसे कैलकुलेट मेरे कहने से नहीं हो गया, मेथड से कैलकुलेट होगा. तो पता लगा कि डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस के लिए यहां पर क्या करा जाएगा, कैश में पेमेंट हो सकती है, अदरवाइज होली इन इक्विटी शेयर्स में होगा. ठीक है सर, पेमेंट तो हम याद रखेंगे, क्या पेमेंट जो होगा यहाँ पे क्या कहा, होली इन इक्विटी शेयर्स. ठीक है सर. थर्ड आता है बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट. ये मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि मर्ज हो गया उसके बाद में बिजनेस आपने ट्रांसफर का बंद कर दिया, कंटिन्यू रखना पड़ेगा. And no adjustment is intended to be made to the book value of the assets and liabilities of the transfer company when they are incorporated in the financial statements of the transferee company, except for uniform of the accounting policies. Of course, कहता कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज वैल्यू, बुक वैल्यू जो है यहाँ पर उस पे ही एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया जाएगा. याद रहेगा. अब देखो 5 बातें, सिंपल सा है, याद कर लो मेरा बच्चा लोग, एग्जाम में आ गया, फटाफट फाइंड आउट कर लेंगे. ये 5 बात पूरी हो रही होंगी तो भैया हमारा ही हो गया मर्जर. ऑलराइट, amalgamation the nature of merger. Amalgamation the nature of merger की 5 कंडीशन. पहली है, जल्दी से बोलो, all assets and all liabilities of the transferer company becomes the transferee company. ठीक है सर. दूसरा, shareholder holding not less than 90% face value of equity shares becomes the shareholder of transferee company. Exclude अगर वो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो उसको हटा दिया जाएगा. फिर उसका क्या कहता है, ध्यान सुनते जाओ. पेमेंट कैसा होगा, कंसिडरेशन होल इन इक्विटी शेयर्स by issue of equity shares. कौन इशू करेगी इक्विटी शेयर्स, ऑफ कोर्स ट्रांसफरी कंपनी इशू करेगी. याद रहेगा. फ्रैक्शन है तो कैश में कर सकते हैं, एंड ये आपको करना पड़ेगा, क्या मैंडेटरी है, यू हैव टू कैरी द बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू करना है भाई, ट्रांसफर ही बंद मत कर देना. एंड किसी भी तरीके की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे ही कैरी किया जाएगा. हाँ, अगर कोई चेंज होता भी है तो वो चेंज किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज. अकाउंटिंग पॉलिसी का डिफरेंट अडॉप्ट किए ट्रांसफरी ने, तो उसकी एडजस्टमेंट्स के लिए डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है. याद रहेगा. अब अगर ये 5 बातें पूरी हो गई, गुड. अगर नहीं हुई तो उसे माना जाएगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. परचेज का ट्रीटमेंट डिफरेंट चलेगा. आओ, अमलगमेशन शुड बी कंसीडर्ड टू बी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज व्हेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, अगर एक भी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो उसे क्या माना जाएंगे, सर इनमें से मान लीजिएगा उसने बिजनेस कैरी नहीं किया, परचेज बन गया, या 90% शेयर होल्डर उसका शेयर होल्डर नहीं बना, परचेज बन गया. मर्जर के लिए तो 5 बातें पूरा होना जरूरी है. चलिए
Now, these amalgamation are in the fact a mode by which one company acquires another company, and hence equity shareholders of combining entity do not continue to have proportionate share in equity of the combined entity, or business of the acquired company is not intended to be continue after amalgamation. ये सारे सिम्टम किसके आ जाएंगे? परचेज के. अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज. याद रहेगा, ये वाला क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखिएगा, बहुत सिंपल सा है. इसमें यही बताया गया है कि 5% पहले से ही रखा था, जब 5% पहले से होल्ड किया हुआ था. देखो पढ़ा रहे हैं भाई, देखो X Limited acquires Y Limited under scheme of merger sanctioned by the tribunal. Y ceases to exist. Consideration is discharged by way of issue equity shares. Of course, याद रखना है, फिर बोल रहा हूँ बार बार, सुन लो कान खोल के. कंसिडरेशन में डिवेंचर इशू कर दिए सर, कैलकुलेट कर लूँ कंसिडरेशन में? ऑफ कोर्स नॉट. या तो होली इक्विटी होगा, ध्यान सुन रहे हैं आप, इक्विटी में ही होगा, या यहां पर जो कह रहा है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और यहां पर एक लैंग्वेज देखो वर्ड में भी है. कहां गया? यहां नहीं देखा. चलो आगे क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं. देखो, एक्स लिमिटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड इन रेशियो टू 1:1. एक्स लिमिटेड ऑलरेडी हैड 5%. एक्स लिमिटेड 5%, वाई लिमिटेड. अब जो 5% पहले से लिया हुआ है इसको हटा दीजिएगा, फिर हम 95% का 90% कैलकुलेट करके देखेंगे. याद रहेगा 95%, क्योंकि 5% हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग 90% 95% का देखेंगे. याद रहेगा. ऑलराइट सर, चलिए. अब मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन दो तरीके का है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट और परचेज इंटरेस्ट. इसके लिए भी चिंता मत करो, इसका पोस्टमार्टम कर रखा है. पोस्टमार्टम इन द सेंस बहुत सिंपल है यार, मैं तुमको तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए और इजी कर दिया है. ये उन बच्चों के लिए कर दिया है फटाफट से जो लोग एग्जाम के टाइम पीरियड में फटाफट रिकॉल कर लेंगे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इतना बेसिक अकाउंटिंग तो पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने. आओ, there are two methods of accounting for amalgamation: pooling of interest method और purchase method. pooling of interest किसके लिए लग जाएगा? of course in the nature of, अरे लिखा तो है, क्यों लिख रहे हैं यार. आओ देखो, pooling of interest method used in amalgamation the nature of merger. डिफरेंट तरह से ट्रीटमेंट होगा. कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स है, इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो यहाँ पे डिफरेंट होगा, अब बताते हैं. और कहते हैं परचेज मेथड यूज इन फॉर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. ध्यान रखिएगा, पहला आइएगा. तो हम क्या कह रहे हैं? पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कहां अप्लाई करेंगे? बोलिए मेरे साथ में. जहां पर अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर हो रहा है, नेचर ऑफ मर्जर हो रहा है. आइए. सिंस मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेपरेट बिजनेस. अच्छा, हमें नहीं पता था, याद करना है. देयर इज नो रीजन टू रीसेट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सबसे सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हें याद रखना है. तो एक बात देखो भाई, दो सेपरेट बिजनेस थे, बोले हाँ जी, उसको सबको मिला दिया जी, दोनों को आपस में मिला दिया. बोला अगर मिला दिया है तो क्या यहाँ पर रीस्टेट करना पड़ेगा? वापस से कैलकुलेट करेंगे हम लोग? बोला ऑफ कोर्स नॉट. कैरिंग अमाउंट, जिस अमाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी के प्रेजेंट कर रही हैं, वहां से एज इट इज हमको कैरी करना है हमारे ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल्स में. Accordingly, minimum changes may be made due to financial statements of amalgamating companies. अब देखो वो भी क्यों चेंजेस आ सकते हैं? बिकॉज ऑफ ये कंसिडरेशन पे किया जाएगा, और मान लीजिएगा ट्रांसफरर कंपनी शेयर कैपिटल में इम्पैक्ट आता है. वो कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखते हैं, या अकाउंटिंग पॉलिसी में डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से चेंज आ रहा है. अदरवाइज एज इट इज कैरी किया जाएगा. इन प्रिपेयरिंग द ट्रांसफरी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व्स, चाहे वो कौन से हों, रेवेन्यू हो, राइजिंग ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हो, जनरल रिजर्व्स हो, of the transfer company should be recorded at their existing carrying amount and in the same form at the date of the amalgamation. डेट ऑफ अमलगमेशन पे जो अमाउंट, चाहे वो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, रिजर्व्स हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसफरर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो एज इट इज कैरी कर जाएगा ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन, जो उनकी वैल्यू है. Balance of P&L of the transferor company should be aggregated with the corresponding balance of the transferring company and transferred to the general reserve if any. बात पकड़ में आ रहा है? Alright sir. अब यहां पर इस पैराग्राफ का छोटा सा पोस्टमार्टम मैंने यहां पे किया हुआ है आपके लिए, ताकि आपको क्लैरिटी इसमें अच्छे से आ जाए. देखो अब क्या कहानी होगी. कह रहा है कि अगर डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, अगर डिफरेंस अराइज हुआ, क्या हुआ? जो इश्यूड कैपिटल मतलब जो कंसिडरेशन पे की जा रही है ना भाई, तुम शेयर होल्डर लोग हो ना, उसके हो, किससे शेयर होल्डर हो? बोला सर ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर. तो मैं कंसिडरेशन चाहिए? बोला हाँ सर चाहिए, बिल्कुल लेंगे, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में दीजिएगा. बोला ठीक है. अभी डिफरेंस अराइज क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है डिफरेंस अराइज इश्यूड
कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एंड शेयर कैपिटल ट्रांसफरर कंपनी। अब बोला इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बोला इसका ट्रीटमेंट करेंगे, देखो आओ इसे ट्रीटमेंट करेंगे किससे, कैपिटल रिजर्व से। बहुत सिंपल है, तुम ध्यान सुनना बस। मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझी हुई है, ठीक है। तो पहली बात क्या करें कि अगर कोई डिफरेंस अराइज होगा, और जनरली होता है, प्रैक्टिकली देखोगे होता है, तो कह रहा है डिफरेंस कैसे आ रहा है बिटवीन इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड यहां पर कौन सी हमारी शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफर कंपनी। बोला ठीक है सर। बोला अब इसका डिफरेंस रिलेटेड करेंगे, बोला जी कैपिटल रिजर्व से, ठीक है। फिर कहता है रिजर्व क्रिएटेड ऑन अमलगमेशंस, रिजर्व्स क्रिएटेड ऑन अमलगमेशंस। कहता है इंपॉर्टेंट बात है ये, नॉट अवेलेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और बोनस शेयर्स। ये यूजली ना जो रिजर्व्स क्रिएट कर रहे हैं ऑन अमलगमेशन, इसका इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से ट्रांसफरी कंपनी तुम डिविडेंड के या बोनस शेयर इशू करने में नहीं करोगी, कसम खा लो इस बात को, याद रहेगा। तो पहला ट्रीटमेंट क्लियर है, अगर डिफरेंस आ रहा है तो ऑफ कोर्स उसे कैपिटल रिजर्व से ट्रीट करेंगे। फिर दूसरी बात, जो यहाँ पर आपने रिजर्व क्रिएट किए कहां पर, अमलगमेशन टाइम पर, उसको वो अमाउंट आप किसी भी तरह से डिविडेंड या फिर बोनस शेयर इशू के लिए नहीं करेंगे। ऑलराइट, फिर एक और बात आता है, कहता है इफ कंसिडरेशन एक्सीड द शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर कंपनी ड्यू टू दिस इफेक्ट। ऑलराइट, ड्यू टू दिस इफेक्ट, क्योंकि आपने पेमेंट किया, ट्रांसफरी कंपनी ने पेमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कहता है इफ कंसिडरेशन एक्सीड्स द शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, सॉरी ट्रांसफर कंपनी। ऑलराइट, ऑलराइट, देखो इफ कंसिडरेशन एक्सीड्स द शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरर है, ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी। और ये होगा क्योंकि जब आपको मिल रहे हो, क्योंकि ट्रांसफर कंपनी आपको इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है, एंड अल्टीमेटली अगर यहाँ पे जो भी अगर शेयर राइज हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रोपोर्शन बेसिस पे हो रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, अब आएगा प्रॉब्लम क्या आएगा, कोई देखो कहता है चल जाओ यार क्या दिक्कत आ रहा है, नॉट ओके, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इफ कंसिडरेशन एक्सीड्स द शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफर कंपनी, फिर क्या होगा, अनएडजस्टेड अमाउंट ऑफ जो होगा उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैपिटल लॉस। हाईलाइट कर लीजिएगा यहाँ पे, उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल लॉस। और अब क्या करें, कहता है एडजस्ट इट फर्स्ट विद द कैपिटल रिजर्व। सबसे पहला ट्रीटमेंट कीजिएगा, उसे कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट कीजिएगा। बट अगर कैपिटल रिजर्व भी इनसफिशिएंट है इन दैट केस, तो आपने क्या करना है, रेवेन्यू रिजर्व से उसको चार्ज करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व से, ठीक है। एंड अगर दोनों सिचुएशन ऐसे आते हैं कि रेवेन्यू रिजर्व से भी सफिशिएंट नहीं है दोनों, मतलब कैपिटल रिजर्व से सबसे पहला याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर ये डिफरेंस अराइज हुआ, मतलब सिचुएशन क्या होगी, कंसिडरेशन एक्सीड्स द शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, इन दैट केस जो एक कैपिटल लॉस अराइज हो रहा है, इसे आप ट्रीट किसे करेंगे, कैपिटल रिजर्व से। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व इनसफिशिएंट है तो आप रेवेन्यू रिजर्व से ट्रीट करेंगे। दोनों पे अब दोनों कर लिया, बोलो दोनों ही इनसफिशिएंट पड़ रहे हैं, देन आप क्या करेंगे, इसको जाएंगे जी और आप एप्रोप्रिएशन करेंगे बाय पीएनएल, ऑफ पीएनएल से डायरेक्टली। यहां पे इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है कि नॉट डायरेक्ट डेबिट द पीएनएल अकाउंट, आप डायरेक्टली पीएनएल में इसको डेबिट नहीं करेंगे। तो पहला आपको अगर लगता है कैपिटल लॉस है ये, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैपिटल रिजर्व्स, फिर रेवेन्यू रिजर्व्स, एंड इफ यू फाइंड दैट बोथ आर नॉट सफिशिएंट, देन आप इसको याद रखेगा, फिर आप पीएनएल से पीएनएल में एप्रोप्रिएशन करेंगे। और अगर पीएनएल भी बेहोश हो गया मान लो के लिए, तो फिर बैलेंस शीट में एसेट्स साइड में एसेट साइड में सेपरेट हेडिंग डाल देंगे, एसेट साइड में आप सेपरेट हेड डालेंगे। याद रहेगा ट्रीटमेंट, याद रहेगा ट्रीटमेंट, सिंपल एकदम। बाद में करते हैं ना, बाद में करते हैं, हाँ याद रहेगा ट्रीटमेंट, सिंपल एकदम। चलिए आइए, तो ये आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा, ये क्विकली आपको फटाफट से ना हेल्प कर देगा ये कॉन्सेप्ट समझने में। आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आपको ना इतना नहीं जाना पड़ेगा, एक बार आपके एग्जाम पर्पज से बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, ट्रीटमेंट नहीं भूलोगे। चलिए अब अगर परचेज मेथड की बात करते हैं, बहुत सिंपल है ये भी, आ जाओ 2 मिनट में सीख जाएंगे इसको भी, 2 मिनट का गेम है बस ये परचेज मेथड। अरे चल जाए यार, हाँ पुलिंग मेथड क्लियर है। अब परचेज मेथड, अगर अमल कमीशन द नेचर ऑफ परचेज है तो हम लोग परचेज मेथड की
ट्रीटमेंट लगाएंगे। देखिए, इन प्रिपेयरिंग द ट्रांसफरी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एट द रियल एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, और अल्टरनेटिवली consideration should be allocated to the individual identifiable assets and liabilities on the basis of their fair value at the date of amalgamation। पहली बात क्या कह रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, हमने एज इट इज कैरी कर लेना है। एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पे ले जाएंगे, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पे लेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज को। फिर कह रहा है ऑल्टरनेटिवली, यहाँ पे बोल रहा है अगर आप इंडिविजुअल एसेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर उनकी जो फेयर वैल्यू शो कर रही है, यहाँ पे देखिए फेयर वैल्यू जो है उस पर ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन, उस दिन आप कंसिडर करेंगे, उस डेट को उस अमाउंट को कैरी करेंगे। द रिजर्व्स वेदर कैपिटल है, रेवेन्यू राइजिंग रिवैल्यूएशन है ऑफ ट्रांसफर कंपनी अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। इन सिंपल वर्ड्स बोल दूं ना, वहां तो आपको रिजर्व्स कैरी कर सकते थे, बट यहां पर देखिए परचेज मेथड के अंदर आप रिजर्व्स कैरी नहीं करेंगे, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कैरी करेंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का मतलब जहां पर लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे इनकम टैक्स 1961 कह रहा है भैया को पर्टिकुलर रिजर्व्स क्रिएट करना ही करना है, तो आपकी रिक्वायरमेंट आप मेंटेन करेंगे। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां रखे हुए हैं आपके लिए, जैसे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो गया, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व हो गया। ये स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं जो ट्रांसफरर कंपनी अगर मेंटेन कर रहा है, कौन, ट्रांसफरर कंपनी मेंटेन कर रहा है, तो इसे आप कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज और रिजर्व्स कैरी नहीं किए जाएंगे। याद रहेगा, मतलब आपका ट्रांसफरी कंपनी का फाइनेंशियल्स में नहीं कैरी करना है। कौन कौन से एग्जांपल याद रखिएगा, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो सकता है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व हो सकता है। ऑलराइट सर, अब देखो दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ कोर्स वो कैरी किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ट्रांसफरी कंपनी पर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स मेंटेन करने का कोई मैंडेटरी प्रोविजन है ही नहीं, तो फिर मैंडेटरी उसके लिए भी नहीं है कि वो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को कैरी करे। Any excess amount of the consideration over the value of the net assets of the transfer company, of course क्या ट्रीट होगी, गुडविल, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, कोई भी एक्सेस अमाउंट मिला, देखो एनी एक्सेस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी एक्वायर्ड बाय ट्रांसफरिंग कंपनी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ट्रांसफरिंग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ गुडविल अराइजिंग आउट ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। एक्सेस है तब, ये बहुत लॉजिक बात है ना। इफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन अगर कम हो गया तो फिर हमारे लिए पता हो जाएगा रे, फिर हमें जाना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व बचाओ हमें। देखो, if amount of consideration is lower than the negotiated value of the net assets acquired, the difference should be treated from the capital reserves। सेम हमने जैसे यहाँ पर कैपिटल लॉस को ट्रीट किया था। ऑलराइट सर, फिर दो तीन बातें और इंपॉर्टेंट है, याद रखो फटाफट से। कहता है गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन शुड बी अमोर्टाइज्ड टू द इनकम ऑन। अब कितना यूजफुल है, जनरली 5 ईयर कहा जाता है, याद होगा आप लोगों को 5 ईयर के लिए रहता है जनरली, बट उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी सिखाऊंगा। कहता है अमोर्टाइजेशन पीरियड शुड नॉट एक्सीड, कितना बार बोला है 5 ईयर, अनलेस सम व्हाट लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड, अगर है उसके लिए कुछ फैक्टर्स देखेंगे, बट कितना बोला है 5 साल तक अमोर्टाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, द reserves of transfer company other than the statutory reserves should not be included। तो ट्रांसफर statutory reserves तो भैया किया जाएगा, कैरी करेंगे of the financial statements of transferring company। Statutory reserves refers to those reserves which are required to be maintained for legal compliance। statutory reserves, the reserves under which a statutory reserve is created may identify the reserves to be maintained for a specific period, where the requirement of the relevant reserve for recording the statutory reserves in the book of transferee company are complied with, the such statutory reserves of the transfer company should be recorded in the financial statement of transferee company by crediting the what relevant risk। अगर वो भी भैया statutory reserve transferee भी मेंटेन कर रही है तो फिर क्या कर देंगे, अमाउंट क्रेडिट कर देंगे by crediting the relevant statutory reserves to the account। Corresponding debit should be given to the suitable account head। वही amalgamation of डेबिट क्रेडिट जो करना है तो डेबिट से कर देंगे amalgamation adjustment reserve, which should be disclosed as a part of the miscellaneous expenditure or other category in the balance sheet as a separate line item। When identity of the statutory reserves is no longer required to be maintained, both reserves and aforesaid reserves should be resolved। क्या रहेगा, रिवर्स कर जाएगा उनको, ये रिवर्स है, रिवर्स कर जाएगा, रिजर्व लिख देना। ऑलराइट, आई होप ये बात पकड़ में आ गया होगा। तो दो चीजें हमने सीखी, एक तो पुलिंग इंटरेस्ट मेथड है, उम्मीद कर रहा हूं यहां से आपने देखा कैपिटल लॉस को हमने कैसे ट्रीटमेंट किया था। सेम यहां पर भी हमने बोला
जब हमने देखा परचेज मेथड में एज इट इज कैरी किया जाएगा, प्रोवाइडेड यहाँ पे जो मेन बात याद रखनी है हमको, ये याद रखनी है कि अगर आप इंडिविजुअल एसेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप उनकी फेयर वैल्यू पर उनको कैरी करेंगे। इसके अलावा रिजर्व्स आप कैरी नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, बट स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो मैंडेटरी है, उसको कैरी किया जाएगा। और अगर कोई डिफरेंसेस राइज होते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ गुडविल अगर राइज होगी, तो उसे अमोर्टाइजेशन जो पीरियड है वो 5 ईयर यूजुअली कहा जा रहा है, वो हमें मेंटेन करना है। ऑलराइट, आइए कंसिडरेशन फॉर अमलगमेशन, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनते रहिएगा। कंसिडरेशन कैसे पे करेंगे बताया था, कंसिडरेशन कैसे पे करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। Consideration for amalgamation means aggregate of shares and other securities issued and payment made in the form of cash or the assets by the transferee company to the shareholder of the transferor company. Transferor company, भैया हम तुम्हें अपना बिजनेस दे रहे हैं, ट्रांसफरी कंपनी कह रही है शेयरहोल्डर्स लो, इसके बदले हमारा शेयर्स लो। In determining the value of the consideration, assessment made in the agreed value or negotiated value of its various elements. जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल जरूर देखना हमने। देखो कह रहा है A Limited acquires B Limited for April 2017 and discharge the consideration for a business as follow. Issued 42,000 fully paid up equity shares of ₹10 each. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। Issued fully paid up 15% preference shares of 100 each to discharge the preference shares holders 170. All right, B Limited premium. All right, कोई दिक्कत नहीं है। And issue debenture of B Limited. It is agreed that issue of debenture. Debenture बेटा यहाँ काउंट नहीं होगा for this purpose. For this purpose क्या देखते हैं, देखो calculate consideration of purchase. Calculate the amount of purchase consideration. हाँ, ये तो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा रे। अब ये छोड़ मत देना, इतना सा क्वेश्चन है, आ सकता है। याद देखिए डिबेंचर्स को कैलकुलेट नहीं करना है फॉर दिस पर्पस। ऑलराइट, चलिए चलो, और ठीक है, इतना ही है। आइए ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और अमलगमेशन। अब सिंपल सा भी हमने देखा था, अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो अगर मान लीजिएगा जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है आपके पास में जी, हाँ जी सर है, बोला अगर है आपका कैपिटल रिजर्व है तो एज इट इज कैरी कर लिया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी में। देखो ये सिंपल सा गेम है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व ऑन अमलगमेशन, देखो अगर कैसा इन द नेचर ऑफ मर्जर है, आइए द आइडेंटिटी ऑफ द रिजर्व्स प्रिजर्व, याद देखिएगा इन द नेचर ऑफ मर्जर में एज इट इज रखा जाएगा, एंड दे अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी इन द सेम फॉर्म इन विच दे अपीयर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर कंपनी। एग्जांपल, जनरल रिजर्व्स है ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बिकम्स द जनरल रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। कैपिटल रिजर्व है तो वो किसका ऑफ कोर्स बन जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो भी एज इट इज बन जाएगा। As a result of preserving the identity reserve which are available for distribution as a dividend for before the amalgamation would also be available for distribution. याद रखना, फिर बोल दूं, अगर कोई रिजर्व क्रिएट किया है एट टाइम ऑफ अमलगमेशन ना, उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते डिविडेंड। बट यहाँ पे क्या कह रहा है वो, अगर कोई रिजर्व आपने क्रिएट किया था विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड बिफोर द अमलगमेशन वुड ऑल्सो बी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड आफ्टर द अमलगमेशन। एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन अगर क्रिएट किया गया रिजर्व्स, वो डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड अवेलेबल नहीं है। नाउ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एंड द शेयर कैपिटल इशूड, अगर ये होता है तो एंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफर कंपनी जैसे रिजर्व्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, मतलब हमने कौन सा बताया था, सीआर से पहले करेंगे, सीआर से नहीं होता तो रेवेन्यू रिजर्व से करेंगे, दोनों इनसफिशिएंट है तो फिर पीएनएल से अप्रोप्रिएशन करेंगे, और उसके बाद पीएनएल में भी पता लगता है बैलेंस नहीं है, पीएनएल में भी सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, देन बैलेंस शीट में एसेट साइड्स में हम सेपरेट हेडिंग डालेंगे उसका। ऑलराइट, सेम अगर बात करें अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और रिजर्व की ट्रीटमेंट क्या होगी, पहले ही समझा दिया है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को ही याद रखे कैरी करेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैंने पहले कह दिया आपको, कह रहा दिस एक्सेप्शन इज मेड ओनली इन दोज अमलगमेशन वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेवेंट स्टैट्यूट, मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व की बात कर रहा है, फॉर रिकॉर्डिंग द स्टैट्यूटरी रिजर्व्स इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी आर कंपाइल्ड विद, मतलब अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं तो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को भी मेंटेन किया जाएगा इन ट्रांसफरी कंपनी में, अदरवाइज नहीं। ठीक है,
बाकी वो जो सेम हमने अभी ऊपर बात किया ना रिजर्व का ट्रीटमेंट, वो सेम यहीं पर ही बात कर रहा है। ये बार बार बीच में इसलिए बता देता हूं ताकि आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि बात हो गई है कवर हमारी। देखो अभी यही बता रहे थे, जैसे एग्जांपल देखो डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, हाँ, या एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स। चलिए गुडविल की बात कर लेते हैं फटाफट से। गुडविल ऑन अमलगमेशन सर आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बन सकता है नो डाउट, और हो सकता है ये पूछ ले आपसे फैक्टर्स, किन इन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा, ये अच्छा बन सकता है यहाँ पे ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए goodwill arising on amalgamation represents a payment made in anticipation of future income। और पकड़ मारा है, इसलिए तो दी जा रही है भैया, एक्स्ट्रा पैसा क्यों दिया है तुमको, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है इस गुडविल से, क्या, फ्यूचर इनकम। It is appropriate to treat it as an assets to be amortized to income on systematic basis over its useful life। अब हमेशा तो रहेगा नहीं, तो एक टाइम बाद तो कम भी होता चला जाएगा ना वेल लाइफ, तो कह रहा है कि इसकी यूजफुल लाइफ को समझना है। जैसे मैंने कहा 5 ईयर आपको मिल रहा है अमोर्टाइजेशन के लिए, है राइट। Due to the nature of goodwill, it is difficult to estimate its useful life, but estimation is done on a prudent basis. Accordingly, it should be appropriate to amortize goodwill over a period of 5 years. मतलब maximum कितना, 5 year. Period not exceeding 5 years, unless somewhat longer period can be specified. अब क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं उसे हम देख लेते हैं एक बार, एग्जाम में जो बन सकता है। कहता है फोर्सिबल लाइफ ऑफ द बिजनेस और इंडस्ट्री। अब ये एक फैक्टर कंसीडर किया जाएगा इसमें। कहीं देखो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो बिजनेस आपने यू नो व्हाट मर्ज हुआ है, जो मिला है आपको यू नो व्हाट, उसको में देखा जाता है कि ये बिजनेस की लाइफ क्या है, ठीक है, कितना ये आने वाले टाइम में इस बिजनेस का ट्रेंड होगा। इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस या चेंज इन डिमांड या अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब देखो ऑब्सोलेंस का एक सबसे अच्छा एग्जांपल नोकिया कंपनी का अपने आप आपके सामने माइंड में आता होगा। नोकिया ने विंडो फोन्स इशू लॉन्च किए, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिली, वो अटका ही रहा विंडो में, और उसके अगेंस्ट अब देखो बहुत सारी कंपनी उसको डिफीट करते आगे निकल गई। तो ये देखना पड़ेगा ऑब्सोलेंस के, आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी तो यूज नहीं कर रहे हैं, या मतलब ये कितने टाइम बाद ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, बिजनेस से ही बाहर हो गई, वो प्रोडक्ट ही आपके लिए ऑब्सोलेंस हो गया, इन दैट केस आपके गुडविल का कोई लेना देना नहीं रहा। तो कहता है इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, चेंज इन डिमांड्स एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो पहला हम देखा फोर्सेबल, बोलो ना फोर्सेबल लाइफ ऑफ द बिजनेस। दूसरा हमने क्या बोला, इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, या हो सकता है चेंज इन डिमांड हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं। सर्विस लाइफ एक्सपेक्टेंसीज ऑफ की इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, ये भी देखा जाएगा। बेहतरीन एम्प्लॉइज तो हैं, बट कितने वक्त और इनका लाइफ, मतलब लाइफ का मतलब सर्विसेज, सर्विस लाइफ कह रहे हैं, ठीक है, सर्विस लाइफ है, ठीक है। एक्सपेक्टेड एक्शन बाय द कॉम्पिटिटर्स और पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। ऑफ कोर्स आप जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, पता लगा उससे बड़ा बिजनेस आपके कॉम्पिटिटर ने बना दिया। कैसे इधर, फॉर एग्जांपल कोई नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके, किसी के साथ में मर्ज होकर, याद रखिएगा जेवीज क्रिएट करके, ऑलराइट। तो क्या क्या एक्शन हो सकते हैं कॉम्पिटिटर्स के। लीगल रेगुलेटरी कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजन अफेक्टिंग द यूजफुल लाइफ। जी हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी मर्जी से कभी भी उसे अमोर्टाइज करते रहे, बट यू नो व्हाट, लीगल प्रोविजंस क्या है ये भी हम कंसीडर करेंगे। जैसे हमने कहा जनरली 5 ईयर बोला गया अमोर्टाइजेशन के लिए, ऑलराइट। तो लीगल रेगुलेटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजन अफेक्टिंग द यूजफुल लाइफ, दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली अफेक्ट द यूजफुल लाइफ ऑफ द गुडविल। ये ध्यान रखना है इस बात का। अब बात कर लेते हैं अलग थोड़ी सी हम लोग, बैलेंस ऑफ P&L। Balance of P&L. In the case of amalgamation, the nature of merger, the balance of P&L appearing in the financial statement of transfer company in aggregate with the corresponding balance appearing in the financial statement of transferee company. मतलब सीधी सी बात बोले तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इफ एनी। एंड इन केस ऑफ मर्जर, अगर इन केस ऑफ परचेज है, the balance of P&L appearing in the financial statement of transferor company whether debit or credit loses identity। ये अभी समझा चुका हूँ पहले भी ना, ऊपर भी समझाए थे। खैर चलिए, अब एक बात याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो देखो मैं आपको बताऊं, एक तो जो मैंने कहा 5 कंडीशंस ऊपर जो बताई गई हैं, जो इस बात को सेटिस्फाइड करती हैं कि इंटरनेचर ऑफ मर्जर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत से समझना है। इसी से ये क्वेश्चन ये डेवलप हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन याद देखिएगा। वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये यू नो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ या इन द नेचर ऑफ परचेज होगा, ठीक है। पुलिंग इंटरेस्ट और परचेज इंटरेस्ट मेथड में डिफरेंस पूछ सकते हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि इन चीजों को आप नोट कर लें, बहुत सिंपल सा है। ऑलराइट, चलिए
इस सेशन को यहीं रोकते हैं और आपकी जो सीरीज चल रही कंटिन्यू उसके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा, नेक्स्ट क्लास देखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका एक क्लास और आएगा और ये खत्म हो जाना है। अपना कोई टेस्ट मत छोड़ो, जम के लगे रहो पढ़ाई में। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी तरीके का असिस्टेंस चाहिए, यू कैन सेंड योर क्वेरीज और क्वेश्चंस ऑन NRK9 व्हाट्सएप। गुड बाय, टेक केयर।